हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, केशव सिंपल के 4 सेट यदि आप तैयार कर लेते हैं तो जो बच्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी पास हो जाएगा। तो आज हम प्रश्न पत्र जो सेट ए है इसका सलूशन करने वाले हैं और आप लोग पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, टाइम पास बिल्कुल नहीं रहेगा बच्चों, एकदम फटाफट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दाब का सूत्र क्या होता है बच्चों? इस तरीके से रहता है, पाई भी बराबर CRT। ठीक है बच्चों, ऐसा रहता है। या कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा बच्चों कि मान लीजिए भी नीचे चला जाएगा तो पाई बराबर आपका C/V/RT, ऐसा भी देखने को मिल जाएगा बच्चों। या इसके जगह नंबर जैसे C है बच्चों, इसके जगह N भी मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई भी बराबर NRT और भी नीचे चला जाएगा तो ऐसा। तो 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर है बच्चों? ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न दाब पाई से दर्शाते हैं तो ये जो P और P है इसका तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है तो फर्स्ट हो जाएगा। सेल स्थिरांक क्या है? 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और जो इलेक्ट्रोड है उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसी का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है x बराबर। तो L/A बच्चों आपका C नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है Fe का बच्चों। तो देखो पोटेशियम की संख्या 2 है तो 2 गुणे 1, क्योंकि पोटेशियम का बच्चों ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। चलो ठीक है। आयरन का निकालना है, साइनाइड की संख्या 6 है और साइनाइड 1 निगेटिव है, एक दंतुल्य लिगेंड है। बराबर में 0 करो बच्चों, तो 2 1 कम 2 धन x माइनस 6 बराबर 0। 6 में 2 घटा दो बच्चों, 4 बराबर 0, तो x बराबर धन 4, x बराबर धन 4 तो सही है बच्चों। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है? देखना बच्चों, ROH ये एल्कोहल है, इसकी क्रिया सोडियम से कराई जाती है तो हाइड्रोजन को हटाता है और सोडियम एल्काऑक्साइड बनाता है RONA। क्या बनाता है बच्चों? RONA। तो ऑप्शन नंबर RONA, रोना। ठीक है, चलो। रजत दर्पण परीक्षण देता है तो एल्डिहाइड जो होते हैं बच्चों रजत दर्पण परीक्षण देते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या बच्चों? एमीन। एमीन बनाने की, प्राथमिक एमीन बनाने की ये आपका हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया एक विधि है। आगे देखते हैं बच्चों, 1000 ml में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या। तो भाई विलायक में देखो क्या बोला है, बिलियन में। यदि बिलियन में बच्चों तो 1 लीटर 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? मोलरता। क्या बोलते हैं? मोलरता। 1000 ml की बात आ रही है तो 1000 ml यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लेकिन बच्चों वहीं पे जब हम बात करते हैं 1000 ग्राम विलायक की तो वो मोलरता कहलाती है। इस तरीके से याद करके रखना बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि मान लीजिए 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तो मोलरता। यहीं पे आ जाता 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तो नॉर्मलता हो जाती। यदि आता 1000 ग्राम विलायक में मोलों की संख्या तो वो मोललता कहलाती। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। Ni2 पॉजिटिव का रंग बच्चों, इसका रंग हरा होता है। निकिल 2 पॉजिटिव का जो रंग है वो हरा होता है। EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसके बाद बच्चों एसिटिक एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। एसिटिक अम्ल बोला बच्चों, एसिटिक अम्ल CH3COOH है ना, COOH। 2 कार्बन बच्चों, 2 कार्बन को एथ और ओइक तो एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या बच्चों? एथेनोइक अम्ल। क्या? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, 2 कार्बन है और ओइक एसिड लगाते हैं COOH के लिए तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनोइक अम्ल। प्रोटीन किसका बहुलक होता है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। नोट डाउन कर लिया बच्चों आप लोगों ने, प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। किसका बच्चों? एमिनो अम्ल का बहुलक है। आगे चलते हैं सत्य असत्य में। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है तो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा, है ना।
विटामिन B12 कोबाल्ट का संकुल यौगिक है, ये सही है। फिनाल को कार्बोनिल अम्ल कहते हैं, ये भी सही है बच्चों। केंजारो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, नहीं भाई ये कहाँ से आ जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। एमीन की प्रकृति क्षारीय है बच्चों, ये आपका सही है। विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, ये आपका सत्य है। ठीक है। विशिष्ट चालकता, देखो भाई विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है बच्चों। ओम सेंटीमीटर, ये विशिष्ट प्रतिरोध का है। कैसे सर, R समानुपाती होता है L के और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती हटा दे बच्चों तो आपका एक नियतांक लग जाता है रो, ठीक है, जिससे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यही रो बराबर हो जाएगा RA/L। तो बच्चों R का होता है ओम, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई का सेंटीमीटर, तो ये कट गया, तो ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध का, और इसका व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होता है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। इसके बाद मिश्र धातु बच्चों, बंदूक की गोली हो जाएगा। मिश्र धातु जो बंदूक की गोली बनाने में काम आता है। स्पिरिट ऑफ बाइंड किसे कहा जाता है, तो एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को स्पिरिट ऑफ बाइंड। और नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा मीरवेन का तेल। ग्लाइकोजन में क्या होगा बच्चों, ग्लाइकोजन में पॉलीसेकेराइड, ये ग्लाइकोजन कहा जाएगा पॉलीसेकेराइड। तो ये हो गया आपका सही जोड़ी मिलान करना। फिर बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर। पहला प्रश्न है, वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे बोलते हैं बच्चों अणु संख्या गुणधर्म। क्या, अणु संख्या गुणधर्म। आर्हीनियस समीकरण के बराबर AE की पावर माइनस EA/RT, जहां EA क्या है बच्चों, ये जो EA है वो सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है, याद रखिएगा। एल्डोल संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन में बच्चों, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उसी में एल्डोल संघनन संभव है। ठीक है, आगे चलते हैं। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। मस्टर्ड ऑयल का मुख्य उत्पाद क्या बच्चों, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायित्व है बच्चों, फाइब्रोनोजेन। ठीक है, फाइब्रोनोजेन जो प्रोटीन है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये अपना हो गया बच्चों बहुविकल्पी, है ना, रिक्त स्थान सत्ता सत्ता वाले। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ से रिवीजन क्लास, मजा तो अब आने वाला है। आणविक चालकता या मोलर चालकता क्या है, जैसे मान लीजिए 1 बिलियन है बच्चों, ठीक है, 1 बिलियन है और इसमें विद्युत अपघट्ट, ठीक है, की मात्रा 1 मोल हो, विद्युत अपघट्ट की मात्रा 1 मोल हो। ठीक है बच्चों, तब इस 1 मोल विद्युत अपघट्ट के कारण जो चालकता होगी, ठीक है, 1 मोल विद्युत अपघट्ट के कारण चालकता होगी वही मोलर चालकता कहलाएगी। जिसे बच्चों लैम्बडा, मोलर चालकता तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा m। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, यदि किसी बिलियन में 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट की मात्रा हो और 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य विलयन की चालकता को आणविक चालकता या मोलर चालकता कहते हैं। मैंने आपको अपनी भाषा में बताया कि यदि किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट की मात्रा 1 ग्राम मोल हो तो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट के कारण उस विलयन की जो चालकता होगी वही आणविक चालकता या मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, भूलेगा क्या, नहीं भूलना चाहिए भाई, कि हमारे पास क्या है, 1 बिलियन है जिसमें विद्युत अपघट्ट की 1 मोल हमने मिलाई है मात्रा बच्चों, फिर उस 1 मोल विद्युत अपघट्ट के कारण जो चालकता होगी वही मोलर चालकता या आणविक चालकता कहलाती है। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि सरल तरीके से याद करें, कम समय में याद करें, क्योंकि समय उतना नहीं है कि एकदम रट्टा मारने को है, तो ऐसा चीज पड़े कि माइंड में वो फीड हो जाए बच्चों। ठीक है, इसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, याद करना बच्चों। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, हमने कहा कि हमारे पास एक सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी होगा कुछ ना कुछ, और इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी और इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वही सेल स्थिरांक कहलाता है। एक और आता है बच्चों, विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता का अनुपात भी सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, इसका जो इकाई है सेंटीमीटर इनवर्स। कैसे, एल का हो जाएगा सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का होता बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो गया फिर बच्चों, सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। ठीक है, याद रखेंगे सेल स्थिरांक की परिभाषा। ओके बच्चों, आगे चले, है ना, आप लोग हमारे हिसाब से पढ़ना, ये इसमें जो परिभाषा है इसमें थोड़ा
अलग टाइप का परिभाषा। मैंने बताया कि सेल स्थिरांक की परिभाषा कैसे लिखनी है बच्चों, कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है, उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। दर निर्धारक पद की परिभाषा दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है और जो पद सबसे मंद गति से संपन्न होती है वही पद दर निर्धारक पद कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई जटिल रासायनिक अभिक्रिया कई पदों में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, लेकिन उसमें एक ऐसा पद जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है वही रासायनिक अभिक्रिया का दर निर्धारक पद कहलाता है। प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है? दर निर्धारक पद कहलाता है। नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। देखो बच्चों, अभिक्रिया की दर क्या है? जैसे मान लीजिए आपका एक पदार्थ है, ठीक है बच्चों, ये आपका एक पदार्थ है, वो बी में बदल रहा है, तो इस पे कमी आएगी और इसमें वृद्धि होगी। भाई इसमें कमी क्यों आएगी? ये क्योंकि अभिकारक है, धीरे धीरे वो बी में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? बी में बदल रहा है। तो अभिकारक में कमी आएगी और उत्पाद में वृद्धि होगी। बच्चों क्या होगी? वृद्धि होगी। मतलब अभिकारक के जो सांद्रण में कमी आ रही है और उत्पाद के जो सांद्रण में वो वृद्धि हो रही है। तो समय के साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि है ना बच्चों, क्या कहलाती? रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। यानी समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाली परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अभिक्रिया की दर कहते हैं। जबकि स्थिरांक क्या है? एक यह अभिक्रिया का वह वेग है जब प्रत्येक अभिक्रिया की सांद्रता इकाई हो। इकाई का मतलब ये कहाँ से आ गया? इसको मैंने कराया था, ठीक है, ये विशिष्ट अभिक्रिया की दर स्थिरांक बच्चों, इसको मैंने कराया था कि जैसे मान लीजिए दर स्थिरांक ऐसा हम मान के चलते हैं, थोड़ा रुकिए, ऐसा मान के चलते हैं कि मान लीजिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा समझो, अभिक्रिया की दर है जो है वो सांद्रता की घातांक के समानुपाती होता है। ठीक है, मान लीजिए दो सांद्रता मतलब दो पदार्थ है तो ये अपन ने 2 कर दिया। अब जब समानुपाती हटाते तो एक नियतांक लग जाता है बच्चों, और यदि इनका मान 1 रख दें तो के बराबर हो जाएगा अभिक्रिया की दर। यानी जो दर स्थिरांक है वो अभिक्रिया की दर के ही बराबर होगा, लेकिन जब सांद्रता क्या हो? इकाई हो। यही चीज बोला है कि दर स्थिरांक किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ही है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर है, जबकि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। ये चीज है बच्चों, ठीक है। चलिए, इसका मान क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है और इसका मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि सांद्रता इकाई हो तभी दर स्थिरांक कहलाता है। तो 2 अंतर आपको तैयार कर लेना। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? क्योंकि भाई संक्रमण तत्वों में आपको बता दूं, जो सतह है वो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। अब जैसे देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपके गांव में किसी की लड़ाई हो जाए। अब गांव में लड़ाई हो जाए तो मुखिया साहब बोलेंगे कि चलो आप पंचायत बना देते हैं। पंचायत जब बनाएंगे भाई तो लोगों को बैठाएंगे, तो लोगों को बैठाने के लिए क्या होगा? जगह होना चाहिए। जगह होना चाहिए, इसका मतलब बच्चों जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराना चाहते हैं, हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, तो हमारे पास भी पर्याप्त जगह होना चाहिए। तो संक्रमण जो तत्व हैं उनमें रिक्त डी ऑर्बिटल्स होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण से बच्चों जैसे मान लीजिए उत्प्रेरक का काम क्या है? उत्प्रेरक का काम ये है बच्चों, उत्प्रेरक का काम कि भाई जो अभिकारक हैं उनको रासायनिक अभिक्रिया बढ़ावा देना या रासायनिक अभिक्रिया को कम करना, तो इसके लिए ये जगह प्रदान करेगा। तो इसके पास पर्याप्त जगह होगा तभी ये आकर के इसके साथ बैठेंगे और फिर आपस में कुछ बना करके अलग हो जाएंगे। तो जो संक्रमण धातु हैं उनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे संयोजकताएं अधिक स्वतंत्र हो सक जाती है। अतः ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारकों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है, फलस्वरूप क्रिया का वेग भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बच्चों ये संक्रमण धातु जो होते हैं वो अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, उनके यौगिक भी एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। इसके बाद संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु बना लेते हैं। कारण यही है बच्चों, संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु बनाते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों के परमाणु आकार लगभग समान होते हैं। परमाणु आकार समान होने के कारण संक्रमण धातु क्रिस्टल जालक में पारस्परिक रूप से प्रतिस्थापित हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप मिश्र धातु बन जाते हैं। मिश्र धातु है ना, धातु के अपेक्षा मजबूत एवं उच्च गलनांक वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों कि जो संक्रमण धातुएं हैं लगभग आकार इनका समान होता है, क्योंकि कोष की संख्या नहीं बढ़ती। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, जैसे
3D श्रेणी की बात करते हैं तो बच्चों स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है। तो ये लगातार आप बढ़ते जाओगे बच्चों, लगातार बढ़ते जाओगे। इनमें जो है आकार लगभग समान होता है, संकुचन हो जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आकार में कमी आएगी। तो बच्चों लगभग आकार समान होता है, इस कारण से ये जो है एक दूसरे से आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिश्र धातु बना लेते हैं। उपसंयोजन संख्या की परिभाषा दीजिए। देखो बच्चों एक चीज आप याद रखना, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़े रहेंगे उन्हीं की संख्या उपसंयोजन संख्या है और कुछ भी नहीं है। उपसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को हम समन्वयन संख्या या उपसंयोजी संख्या कहते हैं। नोट डाउन कर लेना बच्चों, उपसंयोजी संख्या किसे बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो सीधा सीधा लिगेंड जुड़ा होगा बच्चों, वही संख्या उसकी उपसंयोजी संख्या कहलाती है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर कि उपसंयोजी संख्या किसे बोलेंगे। कि हमारे पास क्या है बच्चों, केंद्रीय धातु, भाई उपसंयोजी यौगिक है, केंद्रीय धातु परमाणु होगा और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंडों की जो संख्या होगी बच्चों, वही आपकी उपसंयोजी संख्या कहलाती है। आगे बात करते हैं लिगेंड किसे कहते हैं। तो भाई ये हमारा यौगिक है, जैसे हमारे पास नीचे ही यौगिक है बच्चों, ये यौगिक है। इन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ऐसा कोई भी धातु परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। ठीक है बच्चों, कोई भी धातु परमाणु आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो लिगेंड कहलाता है। नोट डाउन कर लेना कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ही यौगिक है बच्चों, तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा होगा और केंद्रीय धातु परमाणु को वो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है तो वो बच्चों क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आयुपेशी नाम करना बच्चों। आयुपेशी नाम करते समय देखो सबसे पहले अपन को जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेकर चलते हैं तो चीज़ें क्लियर हो पाएगी। कोबाल्ट है बच्चों, यहाँ पर आपका अमोनिया जुड़ा है, इसके 6 है, ये आपका लिगेंड है। ठीक है, और ये Cl3 ये लिगेंड नहीं है, ये बाहर का आयन है। देखो बच्चों आयुपेशी नाम करते समय इसको दो भागों में बांटना है। ठीक है, इधर का पॉजिटिव भाग हो गया, इधर का नेगेटिव भाग। तो पहले भाग का नाम करेंगे बच्चों, जैसे इसके अंदर का जब भी करते हैं, जैसे मान लीजिए ये इसका पिता हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु है, तो पिता को भाई पहले नहीं लिखेंगे, उनके बच्चों को पहले लिखेंगे। तो 6 है तो 6 को बोलते हैं हेक्सा, और बच्चों इसको बोलते हैं हम एमीन, हेक्सा एमीन। ठीक है, और ये बच्चों कोबाल्ट है, क्या है? कोबाल्ट। फिर बच्चों यहाँ पर इसका क्या निकालना है? ये उदासीन है तो ऑक्सीकरण संख्या 3rd आएगा। फिर ये क्लोरीन आयन है बच्चों, नेगेटिव रहेगा तो 3rd क्लोराइड हो जाएगा। पहले और लास्ट में कोई भी परमाणु जुड़ा है उसकी संख्या को नहीं लिखा जाता, उसकी संख्या को व्यक्त नहीं करेंगे, केवल कोष्ठक के अंदर की संख्या को लिखा जाता है। जैसे 6 आपका एमीन था तो हेक्सा एमीन हो गया, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब कभी कभी कोबाल्ट के जगह कोबाल्टेट कब होता है? जब ये निगेटिव होता है बच्चों, लेकिन इस पर पॉजिटिव है, धनात्मक भाग हो गया, तो इस पर 8 नहीं जुड़ेगा, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा दिया था बच्चों K2 निकिल, फिर बच्चों साइनाइड। अब इस पे देखो, इसको दो भागों में बांटेंगे, ये प्लस ये माइनस। अब बच्चों निकिल में निकिलेट जुड़ेगा, जैसे कोबाल्ट को हमने कोबाल्ट कर दिया था, इस बार नहीं करेंगे, इस बार निकिल को निकिल नहीं लिख सकते, निकिलेट लिखना पड़ेगा। तो हमने कहा ये पोटेशियम है तो पोटेशियम कर दो। ठीक है, पोटेशियम। फिर जब ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखते हैं ना बच्चों, तो हम पिताजी को नहीं लिखते, पहले पहले उनके बेटा को लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 है तो टेट्रा, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। अब बच्चों निकिलेट हो जाएगा, निकिलेट। ऑक्सीकरण संख्या में इसे रोमन संख्या और केंद्रीय धातु परमाणु के बाद ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट था, इसके बाद ही ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या आपको दिक्कत होती है ना, तो भाई 2 × 1 पोटेशियम, निकिल का x, फिर 4 × -1 बराबर 0, तो 2 धन x - 4 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। ठीक, नोट डाउन कर लिया आपने। चले आगे चलते हैं। ठीक है, चलो कीलट किसे कहते हैं उदाहरण से समझाओ। देखो बच्चों, जब किसी संलग्नी में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु जुड़ जाते हैं,
जब किसी संलग्नी में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु जुड़ जाते हैं और इस प्रकार जुड़ते हैं कि एक वलय बन जाता है, जिससे कीलेट वलय कहते हैं। और बच्चों ये जो बना लिगेंड होगा एक कीलेट लिगेंड भी कहला जाता है। ठीक है, कि जब किसी संलग्नी में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं जो किसी एक धातु आयन के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, तब इस वलयाकार संरचना को हम बोलते हैं बच्चों कीलेट कहते हैं। नोट डाउन कर लेना। और भाई साहब इसको बनाना ही पड़ेगा, यदि आपने नहीं बनाया तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपके नंबर पक्के हैं भाई, कटना ही कटना है। आप सोचोगे कि बिना बनाए नंबर मिल जाएगा तो संभव नहीं है, इसलिए आपको इसको बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद बच्चों सेंड मेयर अभिक्रिया को समझाइए। बड़ा सिंपल है सेंड मेयर अभिक्रिया। अब वैसे तो बुक में यदि हम एमीन से बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका एरोमेटिक एमीन है बच्चों, तो एरोमेटिक एमीन को पहले हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, है ना। डाइजोनियम, हालांकि डाइजोनियम क्लोराइड, हाँ डाइजोनियम लबड़ जिसे बोलते हैं बच्चों, है ना। इसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिर उसके संगत अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, तब वो हमारा सेंड मेयर अभिक्रिया देता है, एरिल हैलाइड बनाता है। ठीक है बच्चों, ये 2019 में आया था क्वेश्चन, 2022 में आया था बच्चों, 2023 में आया था सेंड मेयर, और 2025 में आएगा। देखना आएगा, पक्का आएगा। सेंड मेयर अभिक्रिया लिख लेना। देखना मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए C6H5 और बच्चों NH2 है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बच्चों, एरोमेटिक एमीन है। ठीक है, ठीक, प्राथमिक एमीन है। इसकी क्रिया हम कराते हैं नाइट्रस अम्ल से, HNO2 और HCl के मिश्रण से। यदि नाइट्रस अम्ल बच्चों डायरेक्ट ना मिले तो इसको इस रूप में NaNO2 और HCl का मिश्रण लेते हैं तो ये नाइट्रस अम्ल देता है। अब इससे बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, C6H5N2Cl बनता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसको अपन क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के मिश्रण से क्रिया कराते हैं तो भाई N2 अलग हो जाएगा, C6H5Cl हो जाएगा और N2 अलग हो जाएगा। यही है आपका सेंड मेयर अभिक्रिया। जबकि देखो सिंपल पेपर में बस इतना दिया है, सिंपल पेपर में इतना दिया है। जबकि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराया जाता है तो पहले बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाता है, क्यूप्रस और उसके संगत हैलोजन अम्ल, क्यूप्रस क्लोराइड और उसके संगत हैलोजन अम्ल, जैसे CuBr लेंगे तो HBr लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, लेने से आपका एरिल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक, ये ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट, और एकदम यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो छोड़ना ही नहीं है यार, इनको तो रिवीजन करना ही करना है, भले थोड़ा सा समय लग जाए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हुंस-डीकर अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण सहित समझाइए बच्चों। हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होता है, जैसे आपका बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कहलाएगा, जैसे R है COOH है, H को हटा दो ये अम्ल है बच्चों तो सिल्वर लवण, तो आप Ag जोड़ दो तो ये सिल्वर लवण हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक बच्चों, जब बसी अम्ल का सिल्वर लवण क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो हैलोएल्केन बनता है। मतलब बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो AgBr को ले जाएगा, AgBr को ले जाएगा तो R है बच्चों RBr बनाएगा और AgBr बनाएगा, और जो आपका CO है वो कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो जाएगा और ये CCl4 की उपस्थिति में होता है। यही आपका हुंस-डीकर अभिक्रिया। जब बसी अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, है ना, गर्म करते हैं बच्चों तो आपका हैलोएल्केन मिलता है, हैलोएल्केन मिलता है। यही आपका कौन सा अभिक्रिया बच्चों, हुंस-डीकर अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए R के जगह ले लेते हैं C2H5COOAg। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे Br2 ले लेते हैं, ठीक है, CCl4 की उपस्थिति में तो AgBr को ले जाएगा। यहाँ तो सबसे पहले आप लोगों का C2H5 है, वो C2H5 और Br बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, AgBr को ले जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपका बनाता है हुंस-डीकर अभिक्रिया। क्या बच्चों, हुंस-डीकर अभिक्रिया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलें, कहानी ट्विस्ट आने वाला है। एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, रिवीजन करो, मैराथन क्लास है, सब खत्म करके जाओ आज के इस पूरे क्वेश्चनों को। एथिल एमीन और अमोनिया का क्षारीय गुण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण होता है।
एथिल एमीन में एथिल मूलक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षणी प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव डालता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ जाती है और वह प्रोटॉन के साथ सरलता से संयोग कर लेता है। इसी कारण एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। सीधा सीधा आप दिमाग लगाओ कि जिस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी क्षारकता उतनी अधिक होगी, ये नोट डाउन करो। और बच्चों जिसमें एल्किल समूह बड़ा है तो वो नाइट्रोजन को प्लस आई प्रभाव का इलेक्ट्रॉन देगा धक्का मार मार के, और जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी तो भाई उसकी क्षारकता का मान बढ़ जाएगा। बस यही रीजन है। आप दिमाग लगाना कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पर ये बोला कि नाइट्रोजन है, इसके साथ एक लोन पेयर है और बाकी 3 हाइड्रोजन बंध बना है। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ज़बरदस्ती नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन धक्का नहीं मारता, लेकिन इसी एक हाइड्रोजन को हटा करके C2H5 जोड़ दिया जाए तो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। इसके पास सेम प्रोसेस था, लेकिन ये इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब बढ़ाता है, यानी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान को बढ़ाता है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने के कारण वो किसी से भी आसानी से, इसका जो प्रोटॉन है किसी से आसानी से, है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में बढ़ जाता है बच्चों और प्रोटॉन के साथ सरलता से संयोग कर लेता है। इसी कारण से ये अधिक क्षारीय है और ये कम क्षारीय है। ठीक है बच्चों। एथिलेमीन, ये आपका एथिलेमीन है, ये आपका अमोनिया है बच्चों, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों है, लेकिन जो एथिल एमीन है इसमें प्लस आई प्रभाव प्रतिकर्षण के कारण बच्चों नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता हो जाएगी, है ना, उपलब्धता बढ़ जाएगी, जिससे वो आसानी से प्रोटॉन के साथ संयोग करता है और क्षारीय प्रकृति प्रबल होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेथिल एमीन की विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है, क्यों? मेथिल एमीन सिल्वर आयन के साथ मेथिल एमीन के 2 अणु उपसहसंयोजी बंध स्थापित करते हैं और संग को लवण बना लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, उतना महत्वपूर्ण है, कभी आज तक नहीं पूछा गया है। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग देखो। अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं बच्चों? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, आधे पूर्ण होने में जो समय लगता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने बच्चों आधे पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे उसका अर्धायुकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अर्धायुकाल। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आधे समय में पूर्ण होने, मतलब आधा अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे उसका अर्धायुकाल कहते हैं। वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया आधी हो जाएगी बच्चों तो आधी हो जाएगी। ठीक है, अब देखना, इसको बड़ा सिंपल तरीके से बोला गया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक निकालो। तो सबसे पहले तो बच्चों प्रथम कोटि के लिए के का मान आपको पता होना चाहिए, 2.303/T log A/A-x। ठीक है, ये चीज़ें बच्चों। अब बोला ये है कि जब T जो हो जाए T हाफ हो जाए आधे समय में, तो जो बच्चों प्रारंभिक सांद्रण x है, जो प्रारंभिक सांद्रण है वो x/2 हो जाएगा। कहने का मतलब आधा हो जाएगा, घट करके आधा हो जाएगा। ध्यान रखना ना भैया, घट करके क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी जो आपने प्रारंभिक सांद्रण ये कर दिया A है, प्रारंभिक सांद्रण मान के चलते हैं A है, तो भैया बचा हुआ भाग आधा हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बात को समझो आप लोग। मैंने ये कहा कि आधा अभिक्रिया पूर्ण होने में, यानी सांद्रता आधी रह जाए, जो समय लगेगा उसका बच्चों उसे हम अर्धायुकाल कहते हैं। तो अब जो सांद्रता बचा है वो आधा बचा है, तो K बराबर हो जाएगा 2.303 T हाफ है बच्चों। ठीक है, लॉग A तो A रहने दो, A-A/2, मेन तो इसी में काम होता है। 2.303 T हाफ लॉग है बच्चों, ठीक है, A/, इसको जब घटाओगे 2 1 कम 2, 2A में 1 घट जाएगा तो A/2, A से A कैंसिल हो जाएगा, 2.303 T हाफ लॉग, ये 2 ऊपर जाएगा और log 2 का मान रख दो, खत्म। ठीक है, log 2 का मान रख दो बच्चों 3010, है ना, 3010, ये याद रखना, ये हमेशा माइंड में याद रहना चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो, यही आ गया T हाफ। भाई पक्षांतर करना है ना, तो पक्षांतर कर देना, ये K है, T हाफ निकलना, T इधर ले जाना, बस, है ना बच्चों, बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है,
कोई दिक्कत? और ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करा दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन करा रहे हैं। तो आप लोगों को भाई बस क्या है, बल्ले बल्ले छापना है यार, जितना मेहनत कर लोगे उतना आपका है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? चौचक मज़ा आ रहा है गुरुदेव? मज़ा आ रहा कि नहीं बताओ? तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी प्यारे बच्चों। तो आगे की कहानी देखते हैं। सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध बताओ। इस डायग्राम को यदि आपने समझ लिया तो काम खत्म। देखो बच्चों, मान लीजिए ये 0 स्थिति पे है, ठीक है, और ये आपका अभिकारक है, और ये जो आपका बच्चों देहली ऊर्जा जिसे ऊर्जा अवरोध कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास अणु है, ठीक है बच्चों, अणु है, इसको उत्पाद में बदलना है, तो इसके पास जो कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, लेकिन ये उत्पाद में नहीं बदल रहा है, तो इसको हम बाहर से कुछ ना कुछ ऊर्जा देंगे। मतलब अभिकारक को सक्रिय करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा देंगे। जो सक्रिय करने के लिए ऊर्जा दी जाती है उसे उसका हम सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। समझ में आया बात? मतलब कि भाई कोई भी हमारे पास अभिकारक है, अभिकारक को हम सक्रिय करना चाहते हैं, और सक्रिय करने के लिए जो हम बाहर से उसको ऊर्जा देंगे बच्चों, वही उसका सक्रियण ऊर्जा कहलाएगा। तो वह ऊर्जा जो किसी अभिकारक के अणु को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है वो सक्रियण ऊर्जा कहलाता है बच्चों, ठीक है। और दूसरा चीज देहली ऊर्जा क्या है कि जो अणु के पास ऊर्जा है और जो हमने सक्रियण ऊर्जा दिया, तो दोनों का योग बच्चों वो देहली ऊर्जा कहलाता है। इन जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका अणु के पास ऊर्जा है, फिर यहाँ से यहाँ तक इसका सक्रियण ऊर्जा क्योंकि हमने दिया है ताकि वो देहली ऊर्जा को पार कर सके। तो भाई सक्रियण अणु के पास जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो देहली ऊर्जा कहलाती है। यानी अणु के पास जो ऊर्जा है और सक्रिय करने के लिए जो हमने ऊर्जा दिया, उन दोनों का योग बच्चों देहली ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाकी सारा चीज़ नोट्स में रहता है। जिन बच्चों ने लिया है ऑफर में, तो केशव सिंपल पेपर हो चाहे क्वेश्चन बैंक हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है बच्चों। तो यहाँ तक आपने कर लिया। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 से अपन नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और उसमें समझाएंगे, क्योंकि एक एक अभिक्रिया है बच्चों, उनको हमको छोड़ना नहीं है और बढ़िया रिवीजन करना है। बस प्यार सपोर्ट बना रहे तो पूरा केशव सिंपल यदि आपने पढ़ लिया तो भाई मैं गारंटेड कहता हूँ यार कि आप जो फेल होने वाला बच्चा है वो जरूर पास हो जाएगा। और मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, पूरा सॉल्व करा दूंगा, 4 दिन में इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।